मेरा नाम विमल कुमार है। मैं आप सभी लोगों का एक पल साइंस क्लब में स्वागत करता हूँ। एक पल साइंस क्लब विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ साइंस क्लब से रजिस्टर्ड क्लब है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मतलब कि एक ऑटोनोमस क्लब है। हमारा उद्देश्य है कि कम्युनिटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे बेहतर करें, कैसे बढ़ाएं। अभी जो लोगों का एक नॉर्मल मतलब एटीट्यूड है साइंस के प्रति, नॉर्मली यस होता है, सिर्फ अफर्मेटिव होता है, उसको भाई के प्रति चेंज किया जा सके। वो लोग हैं जो क्वेश्चन कर सकें, जो भी चीजें उन्हें बताई जाती है, जो भी चीज उनके जानकारी में आती है, सिर्फ एक्सेप्ट करने के बजाय वो क्वेश्चन कर सके। नॉर्मली चीजें जो वो लोग सिर्फ देखते हैं, उसको है जो ऑब्जर्व करना सीखे, चीजों को ध्यान से देखना सीखे, परखना सीखे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम साइंस को कैसे बेहतर तरीके से लोगों में फैला सकते हैं। तो आज का जो सेशन है दर्शनम, तो यह इसी प्रयास का एक मतलब भाग है। तो आज का सेशन आप लोग का लेने वाले हैं हितेंद्र कुमार जी, जो कि अभी कनाडा से पीएचडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से। तो मैं अब यह सेशन उनको हैंड ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू। सो सभी लोगों को हेलो मेरी तरफ से। एंड आज के सेशन में हम थोड़ा इमेजेस के बारे में देखेंगे कि जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं या जो भी हम आसपास चीज़ें देखते हैं उसमें साइंस कैसे इन्वॉल्व होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं और मनोरंजन हम लोग सेम बैच में थे आईआईटी कानपुर में। एंड 2011 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। एंड मनोरंजन ने फिज़िक्स में पढ़ाई करी थी। काफ़ी रिलेटेड ब्रांचेस हैं। फिर 2016 में ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग हायर स्टडीज़ परसू करने के लिए गए। तो मनोरंजन अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहा है। और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ। और मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है 3D प्रिंटिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। तो जैसे नॉर्मल 3D प्रिंटिंग काम करता है उसी उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम जो बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स बनाने होते हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये जो फ़ोटो है, जब मैं आईआईटी कानपुर में था तो मतलब थर्ड ईयर के आसपास काफ़ी फ़ोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। और कई बार हम लोग रात के टाइम पे कैंपस में घूमते घूमते फ़ोटोज़ खींचते थे। कई बार तो मनोरंजन भी हमें मिल जाता था रात के टाइम पे घूमते घूमते, तो हम लोग साथ में फ़ोटोग्राफी कर लेते थे कभी कभी। तो मतलब फ़ोटोग्राफी करते करते मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको हम थोड़े अलग एंगल से और कैसे देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को एक सीधे सीधे एंगल से देखते हैं तो उसके बारे में एक टाइप की इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमें। बट मान लो हम थोड़े अलग तरीके से उसको देखना चालू करें तो कई बार हमें और नई नई चीज़ें पता चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेड़ की एक पत्ती का उदाहरण लेते हैं। अगर हम नॉर्मली उसको देखेंगे किसी एक डिस्टेंस से तो हमें मतलब सिंपल एक हरे रंग की या किसी और रंग की पत्ती नज़र आएगी। बट मान लो कि तुम पत्ती के नीचे खड़े होकर के सनलाइट की तरफ मतलब फोकस कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि पत्तियों में जो छोटे छोटे वेन्स नेटवर्क होते हैं ना, वो दिख जाते हैं हमें। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखने में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। तो ये So जो है, how many of you like photography? कमेंट में चैट में आप पी टाइप कर सकते हैं इफ यू लाइक फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का मतलब आई गेस सबको पता होगा, राइट? मतलब आजकल सभी का कैमरा है सबके पास, और मोबाइल मोबाइल है, मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे कैमरा आते हैं। या सो आलोक, विकास, मुस्कान, एवरीवन लाइक्स फोटोग्राफी। गुड। नाइस।
फोटोग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग मीडियम है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब स्केचिंग में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि हम लोग इतना अच्छे से स्केच नहीं कर पाते, इसलिए अपना व्यू पॉइंट जो है लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बट फोटोग्राफी जो है एक इंटरमीडिएट हमें, मतलब क्या बोलेंगे, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे हम जो भी चीज़ या जो भी हमारे आसपास की चीज़ें उनको जिस तरह से हम विजुलाइज कर रहे हैं उसको किसी और को प्रेजेंट कर सकें। तो ये मेरी फ़िलॉसफ़ी रहती है फ़ोटोग्राफ़ी के पीछे। बट श्योर जैसे जैसे आप लोग ट्राई करते जाएंगे तो नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप नए नए तरीके से चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट माय लैब एंड यूनिवर्सिटी, ये जो है, ये जो बिल्डिंग है ये हमारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है। यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर में ही हमारी लैब है। एंड विंटर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता है, तो उस टाइम पे फोटोग्राफी के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब मोस्टली सीनरी वगैरह की फ़ोटोग्राफी करी जाती है। एंड अब यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी थी, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल किया था मैंने। जब भी मैं मतलब एरोप्लेन्स को पास से देखता हूँ तो काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं एरोप्लेन के, वो कैसे काम करते हैं, और जब हम पूरा का पूरा असेंबल्ड एरोप्लेन देखते हैं तो हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि इतने सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको कितना केयरफुली डिज़ाइन किया गया है और कितना प्रिसाइजली उनको बनाया गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक एरोप्लेन उड़ पाता है। तो अभी जैसे हम स्कूल में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे फाउंडेशन बनाते हैं, जिसको यूज़ करके एक्चुअली में इनके सारे पार्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर आप फोकस करोगे इनके ब्लेड्स पे, तो तुम लोग देख सकते हो कि इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, इसमें एक ट्विस्ट मोशन है। तो जैसे कि हमारे घर पे जो पंखे होते हैं, उसका भी ब्लेड अगर ध्यान से देखोगे तो वो ब्लेड कभी सीधा नहीं होता है। वो या तो एक एंगल पे लगा होता है, या फिर उसका जो एंगल होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है पूरे लेंथ के अक्रॉस। ये जो चेंज होता है, और ख़ासकर एरोप्लेन में, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है इसको डिज़ाइन करने में। अभी मेरे ख्याल से 11th या 12th में हम पढ़ते हैं ड्रैग फोर्सेस के बारे में और एरोडायनेमिक शेप्स के बारे में। तो जो चीज़ वहाँ पे हम पढ़ते हैं उसी बेसिक कैलकुलेशंस को लेकर के एक लार्ज स्केल में जब वो कैलकुलेशंस करी जाती है, तब जाकर के ये जो वेट्स हैं ये डिज़ाइन होते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट टाइम तुम अपने आसपास कोई भी चीज़ें ऑब्जर्व करना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बस का उदाहरण ले लो, या फिर कोई भी कार का उदाहरण ले लो। उसके अंदर जब तुम नोटिस करोगे तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो परफेक्ट हार्मनी में काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद पूरी कार उसके बेसिस पे चल रही होती है। और जो भी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो वो आगे जा कर के बिल्कुल डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं। तो अब इसके बाद ये जो जब फैन इसके चालू होते हैं एयरप्लेन के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट होता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है। तो इसलिए मतलब मैं तो चाहता था कि इसकी फ़ोटो आस पास में से ले सकते जब वो घूम रहा हो, बट इतनी ज़्यादा फोर्स होती है वहाँ पे, इसलिए ले नहीं सकते। तो इसमें बैठने के बाद फिर जब हम ऊपर काफ़ी हाइट पे रहते हैं, तो उस टाइम पे मैंने एक फ़ोटोग्राफ ली। ठीक है, तो जैसे कि तुम देख सकते हो पहाड़ों में काफ़ी स्नो वगैरह थी, और ये वाली फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बट इसमें एक स्ट्रेंज चीज़ भी दिखाई दी। क्या तुम लोग पॉइंट आउट कर सकते हो कि क्या स्ट्रेंज दिख रहा है इसमें?
यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट करके बोल सकते हो, अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं। हाँ ब्लेड हाँ, म्यूट कर्व, करके बोल सकते हैं। ब्लेड हाँ कर्व हर्ष, दिख रहा है। आपका आवाज पूरा नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए। ब्लेड कर्व कर्व दिख रहा है। ओह वाओ, यस, ब्लेड्स जो है इसका कर्व दिख रहा है, ऐसा हर्ष बोल रहे हैं। सभी को ऐसा दिख रहा है? पहले वाला इमेज यस याद है सर। क्या जो हितेंद्र भैया ने दिखाया था, हम्म, ये कि जब वो प्लेन है ऐसे तो कैसा दिख रहा है ना, एंड जब वो प्लेन के अंदर थे और उन्होंने फोटो खींचा, है ना, और ये फोटो वो है जो प्लेन के अंदर से खींचे हैं, और ये जो डायना है उसका, है ना, फैन का ब्लेड है, वो कर्व दिख रहा है। ये हर्ष ने बताया, और तो ये सबको दिख रहा है इमेज में? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। यस सर। यस, Yes, sir. बाई, या बिल्कुल सही। ओके। यस सर। यू ऑल आर इंटेलिजेंट यार। मैं पहला बार तो बहुत, मैं तो समुद्र और ये सब, ये जो नीचे है, सॉरी जो भी है, मैं तो वो देख रहा था, उसमें ढूंढ रहा था क्या स्ट्रेंज है। वेरी नाइस। तो मुझे भी पहले ये चीज़ मतलब रियलाइज़ नहीं हुई थी फ़ोटो खींचते टाइम। फिर बाद में जब मैं फ़ोटो को ध्यान से देख रहा था तब इस पे नज़र गई कि जो ब्लेड्स थे नॉर्मली तो स्ट्रेट ही होते हैं, बट इस फ़ोटो में कर्व दिख रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि मतलब ब्लेड जो है वो ट्विस्टेड हो या कुछ हो, पूरा का पूरा जो लेंथ था वही कर्व दिख रहा था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। बट क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? वो चिली एरिया है, वहाँ पे ये एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा ड्रैग फोर्स लग रहा था ब्लेड पे, तो वो पीछे की तरफ कर्व बन गई है। ओके, तो क्या आप ये कह रहे हो कि वो ब्लेड ही कर्व हो गया है ड्यू टू द ड्रैग फोर्स एंड चिली एरियाज? समवॉट वो कर्व भी हुआ और कुछ वो फोटो लेने में भी वो उसका वो ट्विस्टिंग के कारण थोड़ा बहुत दिख रहा है। अच्छा, और आप लोग बताइए, ऐसा ये कर्व क्यों दिख रहा है, क्या लगता है? व्हाट कुड बी द रीजंस? उसके स्पीड के कारण। स्पीड के कारण, ओके, ड्यू टू मोशन, विकास लिख रहे हैं, यस ओके। तो और जो लगता है आप लोग बता सकते हो? लेट्स थिंक फॉर, लेट्स स्क्रैच आवर हेड फॉर 30 seconds। क्या हो सकता है? It may not be right, it may not be, so that does not matter. We are all here to learn. Due to air and motion, okay. ठीक है, I think Jitendra will enlighten us more due to glass. Darshan is saying due to glass. हम्म, सर कुछ और एलिमेंट्स में भी ऐसा होता है कभी कभी। शायद वो उसने रोटेशन स्पीड के कारण उतना ज्यादा, क्योंकि किसी और ऑब्जेक्ट्स में मैंने कभी कभी नोटिस किया है कि वो रोटेट दिखता है, थोड़ा मोड़ा कर्वी दिखता है। अच्छा अच्छा, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है वैसे। मतलब अगर मीडियम हमारा चेंज हो जाएगा तो उस टाइम पे भी चीज़ें कर्व दिख सकती हैं। बिल्कुल उससे वो मतलब बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है और कई बार ऐसा होता भी है। एंड प्रेशर वाला जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है। बट प्रेशर वेरिएशन की वजह से, जो ड्रैग फोर्स की वजह से जो फ़ैन में डिस्टॉर्शन आ रहा होता है, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाएगा फ़ैन में तो फ़ैन जो है बेसिकली ब्रेक हो सकता है। तो इतना लेवल का जो कर्वेचर है वो प्रेशर वेरिएशन की वजह से या ड्रैग फोर्स की वजह से इस केस में नहीं आ सकता है, किसी और केस में बिल्कुल आ सकता है। इसमें जो मेन रीजनिंग है इसके पीछे वो स्पीड की वजह से है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे घूमता है और जब हम फ़ोटो कैप्चर कर रहे होते हैं तो कैमरा जिस टाइप से फ़ोटो रिकॉर्ड करता है, तो इन दोनों प्रोसेस के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से इस टाइप के डिफेक्ट्स दिखते हैं हमें। ये डिफेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स बोल सकते हैं इन्हें। और स्पीड तो मतलब एक केस है, कई बार अलग अलग रिफ्लेक्शन या अलग अलग रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी ऐसा हो जाता है, पर उसमें जो चीज़ें दिखती हैं हमें वो थोड़ी अलग दिखेंगी।
इस केस में देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में डेप्थ में जाते हैं कि कैमरा जो है कैसे रिकॉर्ड करता है। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, बट फिर भी डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए, अब कैमरा जो होता है वो यहाँ पे हमारी एक क्वेश्चन है ऋषिकेश का, मतलब आई फाइंड इट बिट इंटरेस्टिंग, तो मैं सबके साथ रखना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ कैमरा में कर्व्ड आया है या फिर नॉर्मल आई को भी कर्व्ड दिखेगा? नॉर्मल आई को नहीं दिखेगा कर्व, मतलब इट विल बी डिफिकल्ट टू सी द कर्वेचर एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी आँख जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है कैमरा के रिस्पेक्ट में। अभी उसके बारे में हेलो डिस्कस सर, करेंगे थोड़ा। क्या ये वही फेनोमेना जब हम पेन के टिप को पकड़ के बेंच पे स्लाइडली लेफ्ट राइट की तरफ करते हैं तो पेन भी बेंड दिखता है हमें? हाँ, सिमिलर चीज। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे आँख के आगे से अगर 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा इमेजेस पार हो जाता है तो वो हमें एक मोशन में दिखता है, मतलब वो फिल्मिंग प्रोसेस होता है। हाँ, करीब करीब वैसा ही फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे अब जैसे पेन वाली बात हो गई, तो उसमें मतलब नॉर्मली अगर तुम एक सीलिंग फैन को देखो, तो जब हम उसको घूमते हुए देख रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि इस टाइप के कर्व नहीं दिखेंगे हमें। हमारी आंखें जो होती है उस टाइम पे नेचुरल टेंडेंसी की वजह से वो फैन के साथ साथ मूव करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से मतलब एक अपने आप एक रोटेशन मोशन आ जाता है हमारी आंखों में भी, और कई बार हमें जो ब्लेड्स होते हैं वो क्लियरली दिख जाते हैं। बट जब हम पेन को मूव कर रहे होते हैं हाथ में पकड़ के, तो हम अपनी आइज को फोर्स करते हैं कि हाँ, हमें एकदम सीधे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है, जिसकी वजह से जो कर्व मोशन है ना वो दिखने लग जाता है हमें। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही होती है। कैमरा में क्या होता है कि कैमरा अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है रोटेशन के हिसाब से। कैमरा तो मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करता है या विजुलाइज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जब इमेज रिकॉर्ड हो रही होती है, अब जैसे रेटिना में क्या होता है कि मतलब हमारी आइज़ में क्या होता है कि ये जो लाइट हमारे आई लेंस के थ्रू पास हो रही है वो इन रेटिना के सेल्स पे जाती है और जो सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं उस लाइट के। सिमिलरली कैमरा में भी एक यहाँ पे एक सेंसर प्लेट होती है और यहाँ पे एक लेंस सिस्टम होता है, बट वो सेंसर प्लेट जो होती है वो सीक्वेंस में रिकॉर्ड करती है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कई बार थोड़ा सा डिले होता है, जिसकी वजह से अब एक पहली वाली अगर रो पे रिकॉर्डिंग हुई है, फिर उसके बाद जब दूसरी वाली रो पे रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक क्या होता है फैन की, अगर फैन बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो ये कर्व्ड वाली चीज़ है ना, मान लो पहले अगर ये वाला पार्ट रिकॉर्ड हुआ था, फिर जब तक ये वाला पार्ट रिकॉर्ड हुआ तब तक फैन की पोजीशन जो थी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक फैन की जो ब्लेड की पोजीशन थी वो और ज़्यादा शिफ्ट हो गई, इसलिए यहाँ तक आ गया। तो जब चीज़ें बहुत हाई स्पीड में घूम रही होती हैं उस टाइम पे ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं। नॉर्मली कैमरा जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, मतलब अगर धीरे धीरे कोई फ़ैन घूम रहा है तो वो इस टाइप का जो बेंडिंग है ब्लेड्स की वो नहीं दिखेगी हमें, बट इस केस में हमें दिख रही है बिकॉज काफ़ी फास्ट घूम रहा है कैमरा। अब ऋषिकेश का क्वेश्चन जो था कि अगर हम कैमरा के बिना इसको देखें, तो कैमरा के बिना क्या होता है कि हमें एक ब्लर जैसा दिखाई देगा, ये मतलब एक व्हील जैसा दिखाई देगा, इसके इंडिविजुअल ब्लेड्स नहीं दिखाई देंगे हमें। और अगर हम अपनी आइज़ को बहुत ही फास्ट मूव करने की कोशिश करें कि जो स्पीड है उसके साथ किसी तरह सिंक्रोनाइज कर लें, तो हो सकता है कि बीच में हमें एक बार ये जो फैन है और जो ब्लेड है वो स्टेशनरी पोजीशन पे दिख जाए, बट अदरवाइज हमें पूरा का पूरा सिर्फ एक डिस्क जैसा दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैमरा का जो होता है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो नॉट जस्ट इमेज रिकॉर्डिंग में, बट रिकॉर्ड होने के बाद
अब जैसे आई में क्या होता है कि ये ऑप्टिकल नर्व है जो भी सिग्नल यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं इमेज के रेटिना के सेल्स में, वो इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं। तो अब अगर इसका सर्किट इक्विवेलेंट माने, कैमरा में देखें तो कैमरा में भी ऐसा ही होता है। जो भी हम सेंसर से रिकॉर्ड करते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू पास होकर के किसी और आगे कहीं और पे ट्रांसमिट होता है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट में उतना ज़्यादा स्लो ट्रांसमिशन होगा। और हमारी बॉडी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जितना ज़्यादा स्लोली अगर ये ट्रांसमिट करेगा नर्व से ब्रेन में, तो चीज़ें देखने के बाद से उसके बारे में सोचने तक वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गैप आ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें मतलब बहुत ही फास्ट एक्टिविटी वाली चीज़ों में या बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली एक्टिविटीज़ में नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे देखो क्या क्या हो रहा होता है। पहले हमारी आइज़ जो है बॉल को देख रही होती हैं, फिर उसकी इमेज रिकॉर्ड करके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेन तक भेजती हैं। फिर ब्रेन जो होता है उसके बारे में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर हमारे हैंड्स को सिग्नल देता है कि बॉल जो है इस पोजीशन पे आ रही है और इसे हमें कैच करना है। बट अब है तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे ही, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा डिले आ जाता है और जिसकी वजह से कई बार हम कैच जो है मिस कर देते हैं। और पर ये सर्किट डिले जो होता है इसको हम कम ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग मतलब कैच बिल्कुल मिस नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट टीम में प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो लोग कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? इसके बारे में कोई गेस? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से, बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो चीज़ ओवरकम हो जाती है? क्योंकि अब बॉडी जो जैसी हमारी बनी हुई है हमारा उसको रिएक्शन तो हम ऑल्टर नहीं कर सकते। सर हम अपना रिएक्शन स्पीड ज्यादा या फिर कम करते हैं। जो हमारा जो रिएक्शन होता है वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होने लगता है, तो हम सबकॉन्शियसली चीजें करने लगते हैं। बिल्कुल सही। सो दो चीज़ें होती हैं जब हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। पहले तो ये होता है कि हम मसल्स को फास्ट रिएक्शन टाइम के लिए ट्रेन करते हैं कि जैसे ही हम कोई इसको सिग्नल दें तो हमारी मसल फटाफट एक्ट करें। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा ये चीज़ होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो उसको लर्न करते जाता है उस प्रोसेस को, कि अगर बॉल जो है इस डायरेक्शन से आ रही है, इतनी स्पीड से परसीव हो रही है, तो इतने टाइम के बाद इस पोजीशन पे पहुंचेगी। तो इस टाइप से एक लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग चलती रहती है हमारे ब्रेन की। और एक ये प्रेडिक्शन वाला मोड जो होता है वो बन जाता है। तो कई बार क्या होता है, मतलब बैट्समैन का भी एग्जांपल ले लो। स्टार्टिंग पे जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि बॉल जो है कितनी स्पीड से आ रही है, बट एक दो बार बॉल खेलने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये जो बॉल है अगर यहाँ पे टिप खाएगी तो एक करीब इस डायरेक्शन पे इतनी रेंज पे आएगी। तो इस टाइप का जो लर्निंग मॉडल है वो बन जाता है। और सेम चीज़ जो है वो मशीन लर्निंग में भी यूज़ करी जाती है आजकल। तो जो भी हम जब नॉर्मल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसके आगे जाकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये नहीं होगा MS धोनी का, जो ये स्टंप आउट करता है लेस देन 1/10 ऑफ सेकंड? हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस से उनका जो हैंड मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन बन चुका है वो काफ़ी मतलब फास्ट हो जाता है। और काफ़ी मतलब उनके माइंड में पूरा प्रेडिक्शन होता है कि अगर बॉल इस पोजीशन तक आई है और मैं अपना हाथ यहाँ तक लेके जाऊँगा
तो इतनी देर में स्टम्प कर सकता हूँ मैं। तो ये जो होता है ना, मतलब इसके बारे में हम कॉन्शियसली नहीं भी सोचें तब भी बॉडी जो होती है और हमारा माइंड जो होता है इतना ट्रेन हो जाता है, ये चीज़ें अपने आप हो जाती है। और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हो, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पे। तो आ, उस तक जाने के लिए पहले हम जो ब्लेड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बस का, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो वो मोशन में होती है और हम उसकी फोटोग्राफ लेते हैं, तो हमें इस टाइप का एक ब्लर दिखाई देता है, ठीक है। ये तो हम सबने नोटिस किया होगा कई कई बार। मान लो अगर कोई फोटो ले रहा है और सामने यस सर, मेरे पास भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल, हाँ। कई बार अगर कैमरा के सामने अपना ही हाथ काफ़ी ज़ोर से आप मूव करोगे तो इस टाइप की फ़ोटो आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो कि बस है और मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, ठीक है, वो सारी की सारी ब्लर्ड है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं वो वाली स्टेशनरी क्यों है? मतलब रीज़न वन बीइंग कि जो जिसने भी फोटोग्राफ ली है, इस जिसने भी ये वाली फोटोग्राफ कैप्चर करी है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड जो है वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हुई बिल्कुल। तो ये जो प्रिंसिपल है रिलेटिव वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है फोटोग्राफी में। अब मान लो अगर हमें ये जो बस है इसको क्लियरली देखना है, ठीक है, तो मतलब क्या तरीका अपनाया जा सकता है उसमें? बस के स्पीड से बिल्कुल सही। अगर हम अपना कैमरा जो है उसको बस की स्पीड के बराबर मूव करा दें तो उस टाइम पे हमें बस जो है वो एकदम स्टेशनरी दिखेगी। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज में। बट जैसे ही हमने अपना कैमरा बस के साथ बस की स्पीड से मूव कराया, बाकी जो जो ग्राउंड से अटैच चीज़ें थी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैमरा के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई। तो फिर वो सारे की सारे ऑब्जेक्ट मोशन में दिखने लग जाती हैं। बट ये जो है जो बस है वो हमें स्टेशनरी दिखने लग जाती है। अब इसी टाइप का जो अप्रोच होती है उसको बहुत ही मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए, प्रिसाइज स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल ऐसा है कि जो भी हम केमिकल कंपाउंड्स देखते हैं, जैसे तुमने केमिस्ट्री में केमिकल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, तो वो केमिकल स्ट्रक्चर्स बनाए कैसे जाते हैं? मतलब किसी ने तो मेजर किया होगा कि अगर कार्बन यहाँ पे है तो हाइड्रोजन इधर पे जाएंगे, इतनी डिस्टेंस पे, इतने एंगल पे रहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कैसे यूज़ आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं कि ठीक है केमिकल स्ट्रक्चर एक क्या बोलते हैं 2D इमेज के फॉर्म में या 2D इमेज के फॉर्म में ही हमें शो होता है। बट एक्चुअली में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके जो भी एटम्स होते हैं वो इस टाइप से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन चलते रहते हैं उनके। अब जैसे ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा तुमने, तो ब्राउनियन मोशन में क्या होता है कि अगर जो भी एयर है किसी एक स्पेस पे अगर उसको हीट करोगे तो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन आने लग जाता है उसमें, ठीक है। तो इसी तरह जो भी पार्ट क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स या जो भी केमिकल्स होते हैं, ऑल्दो सॉलिड हो या फिर लिक्विड या फिर गैस स्टेट में हो, उसमें थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस होते हैं। अब इतने अगर ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं और हम इसकी इमेजिंग करना चाहें, इनको इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देखना चाहें तो वो चीज़ हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। मान लो
किसी एक अगर हमने इसकी फोटोग्राफ करी, इसकी फ़ोटो ली, तो क्या होगा कि ये जो एंड वाले एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक ब्लर्ड ऑब्जेक्ट की तरह वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, हम उसकी क्लियर पोजीशन हमेशा डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनका टेम्परेचर बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, इनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो पहले अगर इतने जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे थे, तो जब हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको ले जाएंगे, और लो टेम्परेचर मतलब नेगेटिव नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में जाता है वो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल -80 या -120 इतनी रेंज तक। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनके जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं, और तब हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला एटम जो है वो इस पोजीशन पे है। और उस इंफॉर्मेशन को लेकर के फिर हम केमिकल स्ट्रक्चर्स निकालते हैं इस टाइप के। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हल्दी में जो केमिकल पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर है। और अभी जैसे 10th 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आया होगा, तो उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के बारे में कई लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें देखो, ये जो है ना पूरा का पूरा एक बड़ा सा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, और रिसर्च में भी उसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। उसको हम अपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अब इस वाली इमेज पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस वाली में, और जो हमने क्रिकेट वाली अभी इमेज देखी थी ना उस पर। और ये वाला जो प्रिंसिपल है, मतलब लेट्स ट्राई टू पुट इट इन वर्ड्स, कि अगर मान लो ये जो एटम है, मैं इसकी फोटोग्राफ लेता हूँ, तो ये ब्लर जैसा क्यों दिखाई देगा मुझे? तो अगर इसको अलग वर्ड्स में बोलें तो ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रिसाइज पोजीशन है वो, और जो प्रिसाइज वेलोसिटी है, ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो हम केमिस्ट्री में अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता है वो। मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता था। तो जो भी हम कैमरा में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर जो भी हम क्रिकेट के गेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बेसिकली उसी का एक मिलता जुलता एग्जांपल है। कि अगर हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट को देखा है, तो हम या तो उसकी स्पीड अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर उसकी पोजीशन अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टाइम पे हमें उस बॉल की पोजीशन पता है, तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते उस टाइम पे कि उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, और कैमरा क्या करता है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें चीज़ें जो होती है वो ब्लर्ड दिखाई देती हैं, क्योंकि ना तो उसके पास प्रिसाइज लोकेशन होती है, ना ही प्रिसाइज स्पीड होती है। ठीक है, जब इसके बारे में तुम और पढ़ोगे तो इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना, और इससे तुम्हें चीज़ें वाली जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो ये जो था, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो एक फोटो को लेकर के जब उसके बारे में मैंने सोचा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आई। अब क्या होता है कि इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और आगे वाले सेशंस में हम और भी डिस्कस करेंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी मतलब तुम अपने आसपास कोई चीज़ें देख रहे हो, तो हमेशा उसमें नोटिस करने की कोशिश करो कि वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर जैसे
कपड़े को अगर प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वैसा जो कपड़ा होता है वो उतना प्लेन कैसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं, तो जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, हमें उनसे कनेक्शन मिलता है कि ये चीज़ हमने फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि मटेरियल्स जो होते हैं वो हीटिंग पे मेल्ट होते हैं या फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो you know, एक रफ स्ट्रक्चर से प्लेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप की ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे आगे भी जाकर के काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो एज एन एक्सरसाइज आई वुड रिकमेंड कि जब भी मतलब घर पे तुम अगर कुछ टाइम पास कर रहे हो या खाली बैठे हो या फिर कोई भी चीज़ होते हुए देख रहे हो, तो उसके बारे में हमेशा सोचो या उसके बारे में मतलब उसकी फ़ोटो भी ले सकते हो एंड फिर उसको आगे देख करके सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या चल रहा है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अभी तक जितना डिस्कस किया। सो आइडिया इज कि मतलब स्टार्ट ऑब्जर्विंग जो भी हो रहा है आसपास लाइफ में, है ना, देख रहे हैं हम, तो रादर देन जस्ट लुकिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है ना, एंड स्टार्ट थिंकिंग साइंस बिहाइंड इट, कि उसके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, वो क्यों हो रहा है। तो मे नॉट भी मतलब कि हमें बहुत सारे चीज इसमें से सारे समझ में आ गया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग क्लासेस में पढ़ना है ना, अलग अलग ग्रेड लेवल पे। तो तो वो मकसद नहीं था कि, है ना, हमें सारी चीजें समझ में आ जाए, बट ये एक आइडिया क्लियर हो जाए कि जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं ना, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स इफ वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग, है ना, ये दिन एक फोटो खींचा फिर उसको देखा, तो देयर लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। तो हम मोशन और, है ना, कैसे कैमरा काम करता है, और है ना क्या उसमें प्रिंसिपल्स है, रजिस्टिविटी है ना, कैमरे में कैसे वो फोटो खींच रहा है तो वो डिले होता है, फिर जो क्रिकेट मैचेस में जो रिएक्शन टाइम है ना, जो फिर हम एटम्स के लेवल पे जो फोटो खींच रहे हैं, है ना, साइंस में, तो जो हम क्लास में स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राइट, so that works actually। और yeah, we start thinking on those terms कि क्यों हो रहा है। और तो कोई क्वेश्चंस इतना को लेकर के, कोई भी रैंडम क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट, आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, देन यू कैन शेयर। मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे वो रीजन बता सकते हैं जब हम किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम बर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर स्मोक आता है, तब हम अगर उसका फोटोग्राफी लेंगे तो ये उसके पीछे की चीजें काफी ब्लर दिखती है या फिर जिगजैग वे में दिखती है। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो एयर जो होती है ना, वो एक्चुअली उस रीजन पे काफ़ी ज़्यादा मोशन में होती है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ एयर जो है वो हीट अप हो रहा होता है और कुछ पोर्शन जो है मतलब उस जो हीटेड एयर है वो राइज करेगी या डिस्प्लेस होगी और उसको कवर करने के लिए दूसरा आसपास की जो ठंडी हवा है वो आती रहती है। और सेम चीज़ मतलब जब हम कोई मान लो गैस वगैरह या कोई आग जल रही है तो उसमें फ्लेम्स जो होती है ना, वहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। बट जब ये डिस्प्लेसमेंट और ये एयर का मोशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस पॉइंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से और मतलब ये जो चेंज है वो कांस्टेंट चेंज नहीं रहता, वो मतलब वेरी करता रहता है, और जिसकी वजह से हमें जो भी उसके पीछे की ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी मतलब जिगजैग या लिक्विड जैसी फ्लो होती हुई दिखेगी। सेम चीज़ तुम और नोटिस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई गर्मी के टाइम पे कोई मतलब मेटल प्लेट रखी हुई है धूप में, ठीक है, तो उसका सरफेस जो होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो अगर तुम उसके सरफेस के ऊपर देखोगे मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, तो उसके आसपास की या उसके पीछे वाली जो चीज़ें होंगी ना तुम्हें ब्लर दिखाई देंगी। कई बार किसी मूवी शॉट में या किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा तुमने कि जब लोग डेजर्ट दिखाते हैं या कोई
डिजर्ट के अलोंग कोई रोड दिखाते हैं, तो रोड के जो पास वाला पोर्शन होता है वो ऐसे मतलब डिस्टॉर्टेड सा हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ चल रही होती है। और कोई क्वेश्चन हो, ऑब्जर्वेशन हो, कमेंट हो, कोई मेमोरी आपका कुछ याद आया हो जब आपने फोटोग्राफी किया हो या कुछ देखा हो नेट पे? तो आइडिया इज कि बहुत बार क्या होता है कि आंसर हमें पता नहीं होता है, और मतलब आइडिया वो नहीं है कि आपको आंसर मिल जाए, है ना, या फिर आंसर पता ही हो। द मेन थिंग इज टू हैव द क्वेश्चन, यू नो। जब क्वेश्चन रहेगा तो हम आंसर ढूंढ सकते हैं या सोच सकते हैं ना, उस पर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट फाइंडिंग आ सकता है। तो क्वेश्चन होना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन द आंसर। और मैं एक गूगल फॉर्म भी मीनवाइल चैट बॉक्स में सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। जो भी जैसा लगा आप इस सेशन के बारे में और बताएं, एंड वी विल हैव दिस सेशन फॉर नेक्स्ट 5 संडे। सो इसको मिला करके, सो वी विल हैव नेक्स्ट वीक ऑल्सो एट द सेम टाइम, और सेम लिंक है, सो यू ऑल कैन ज्वाइन। और एक असाइनमेंट है सभी के लिए। सो इट्स असाइनमेंट इज कि जो आपके लाइफ में आस पास हो रहा है, यू कैन हैव क्लिक द फोटो। आप कुछ कोई भी इस ऑन नॉट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसका आप फोटो या वीडियो बना सकते हो, स्मॉल फोटो एंड फोटो या फिर स्मॉल वीडियो बना सकते हो और शेयर कर सकते हो। यदि आपको कुछ उसके बिहाइंड साइंस पता चलता है तब भी आप शेयर कर सकते हो, नहीं पता चलता है, इफ यू हैव सम क्वेश्चन कि क्या है ना, आप जानना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन पोस्ट अस। तो वो हमारा जो साइट है एक पहल साइंस क्लब का, उस पे वो लिंक हम लोग डाल देंगे फॉर्म का, जहाँ पे आप वो फोटो या वीडियो जो भी है वो डाल सकते हो। सर कैन यू हाँ हाँ, share this Google form link on एक पहल WhatsApp group? या आई विल सेंड दैट। ऋषिकेश हैज रेज्ड द हैंड, उसके पहले भी किन्होंने किया था, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस यस। इसमें क्या है, मुझे पता नहीं आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। यहाँ पे मतलब हाँ, कैमरा दिख रहा है हमें, हाँ। यहाँ पे ना, ये मैं एक जाली के थ्रू कैमरा को मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो इवन तो हमें जाली नहीं दिखती है, बट उसके कारण एक डिस्टॉर्शन दिखता रहता है, मतलब जो पीछे की चीज है उसमें एक पैटर्न नजर आता है। ये आप लोग कभी भी किसी इस तरह की जालीदार चीज के थ्रू अगर आप कैमरा को फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा उस फोटो में। ये असली में नहीं दिखता, बट कैमरे में आता है। मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं है कि ये क्यों होता है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया है, बट इस पे भी मैंने सोचा है कि सोचना चाहिए हम लोगों को थोड़ा, कि पता नहीं आप लोगों को इसमें नजर आ रहा है कि नहीं। मुझे तो क्योंकि अपना कैमरे का वो वीडियो बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो वो पिन करके देख सकते हैं सब लोग। तो जाली तो हमें नहीं दिख रहा है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। हाँ एक्चुअली नहीं आ रहा है, बट जैसे स्टिल फोटो कभी कभी लेते हैं, अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। बट आई गेस अगर मुझे फोटो ऐसे मिलेगी तो मैं आपको फिर भेज दूंगा, फिर पता चल, फिर इस पे बात कर सकते हैं। अभी तो मेरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, तो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्प्ले आल्सो ऑल द फोटोज राइट वीडियोस जिन लोगों ने सेंड करा होगा, राइट। एंड वी कैन डिस्कस मोर। सॉरी मेरा नेटवर्क थोड़ा चला गया था, बट आई अंडरस्टैंड कि वो कई बार हम जाली से जब फोटो लेते हैं तो उसमें कलर वाले डिस्टॉर्शंस आने लग जाते हैं। हाँ हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। उसका रीज़न तो मैंने भी नहीं ज़्यादा सोचा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो। जैसे अभी क्या हो रहा है ना, अभी मैंने थंबनेल जब वो फोटो वीडियो का साइज छोटा कर दिया अगर, तो मुझे वो पैटर्न्स दिख रहे हैं उस मेरी वीडियो के अंदर। बट जब मैं उसको पिन करके बड़ा कर लेता हूँ तो वो पूरी वीडियो बहुत ही क्लियर हो जाती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि जितनी इंफॉर्मेशन कैमरा ले रहा है और जितने बड़े एरिया में उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक नेट बैलेंस हो रहा है। मतलब लेट से कि मैंने 1000 पॉइंट की फोटो खींची मेरे सामने कैमरा के, और उसको सिर्फ 100 पॉइंट्स में दिखाने की कोशिश करी, तो कहीं कहीं पे ब्लैक लाइन वगैरह आने लग जाएगी, कहीं पे चीजें दिखने लगेंगी। आप लोग अगर छोटे वाले वीडियो में देखोगे तो आपको थोड़ा सा पैटर्न वगैरह थोड़ा अजीब सा लगेगा जहाँ पे जाली है।
बट उसको जब आप बड़ा करके फुल में देखोगे तो एकदम खुल जाएगा वो। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कंप्रेस करके कैसे दिखा रहे हैं, इसमें ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ बट डिटेल्स शायद पढ़ेंगे तब थोड़ा पता चलेगा, और देखेंगे तो सही है। अच्छी चीज है क्या। बाकी अभी जैसे स्लाइड में मैंने लास्ट वाला जो दिखाया था, स्लाइड वैसे मनोरंजन भी सबके लिए अवेलेबल करा देगा। उसमें जो लास्ट में एक केमिकल स्ट्रक्चर था, तो वो हल्दी का केमिकल स्ट्रक्चर था, हल्दी में जो कंपाउंड होता है उसका था। तो मेरा क्वेश्चन है सब लोगों से कि जो भी इस टाइप के केमिकल्स होते हैं, इसमें कलर कैसे आता है, खासकर ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे हल्दी होती है। तो अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो काफी, हाँ, अनसैचुरेशन के अलावा और भी चीजें होती हैं उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। So we have quite brilliant group in our session because instant answers बिल्कुल मिल जा रहे हैं काफी कुछ। एनसीईआरटी की फिजिक्स में एक क्वेश्चन था कि कैंडल का जो लाइट होता है, फ्लेम होता है, फ्लेम का शैडो नहीं आता है। अच्छा, फ्लेम ऐसा का है क्या? शैडो मुझे नहीं पता आता है। नहीं। हाँ, कैमरा में? कैमरा में नहीं, नहीं। मतलब आप वॉल के सामने अच्छा कैंडल, मतलब ऐसे। हाँ, फ्लेम का भी बहुत सारा पार्ट होता है, 7-8 में भी पढ़ते हैं, राइट? सो उसमें एक ब्लू, मतलब जहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है फिर घटता है, अलग अलग कलर होता है उसमें, ब्लू, येलो, डिफरेंट जोन्स। या डिफरेंट जोन। बट तो वो सारे फ्लेम का की नहीं शैडो, दिखता है। फ्लेम की शैडो हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते जो हैं। फ्लेम शैडो का नहीं। एकदम एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे वो स्मोक और फ्लेम का जो ट्रांजिशन होता है, उस चीज को तो देख सकते हैं। वो चीज एक क्या बोलते हैं, बहुत ही डिस्टॉर्टेड शैडो की तरह दिख जाती है कई बार। लेकिन जो येलो और ब्लू पार्ट्स हैं, उसकी शैडो तो मैंने भी नहीं देखी है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। सो मैंने बट तो ऑब्जर्व भी नहीं किया है, सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। कैंडल सर जला के फ्लेम तो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कि हाँ, वो तो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो हो सकता है मे बी दैट्स वाई उसका इमेज नहीं दिखता होगा। नहीं तो अगर नहीं सकते उससे हैं। हायर इंटेंसिटी का अगर लाइट वहां पड़े तो शायद उसका शैडो बने, या फिर ना बनता हो तो ये रीजन हो सकता है कि फ्लेम ट्रांसपेरेंट होता हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर फ्लेम की शैडो देखनी है तो उसके मतलब उसके सामने हमें एक हायर इंटेंसिटी वाला लाइट सोर्स रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई टॉर्च रख करके देखा जा सकता है। आई थिंक काफी मतलब अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा इसमें से। मुझे लगता है हम फ्लेम का शैडो देख ही नहीं सकते हैं, सिंपली बिकॉज ये फ्लेम होता है वो गैसियस रीजन, बर्निंग रीजन है, गैस जहाँ पर गैस जल रहा होता है, नथिंग एल्स। हाँ, कुछ हाँ, इनकम्प्लीट कंबसन जो होता है, जो स्मोक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पर एरोसॉल बनाते हैं, तो वो स्लाइटली है जो मतलब विजिबल होता है शैडो के रूप में। तो वहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल या कुछ वैसा लिक्विड भी नहीं होता है जो कि लाइट को है जो रोक सके। स्मोक का तो शैडो होता है, जैसे चिमनी वगैरह जलता है वहां पे, जब रोड के साइड से गुजरते हैं तो लगता है कि कुछ रोड पे चल रहा है शैडो जैसा, और जब ऊपर देखते हैं तो वो स्मोक ही रहता है। तो वो एरोसॉल मिक्सर टाइप होता है, तो इसलिए उसका आप आता है हल्का फल्का ब्लरी शैडो। हो सकता है, बट स्टिल मतलब मैं तो ट्राई करूंगा कि उसके सामने काफी हाई इंटेंसिटी वाली टॉर्च रख करके और एक दीवार पे देखें कि उसकी शैडो बनती है कि नहीं बनती है। मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। कैमरा में आजकल बहुत ज्यादा फ्लैश, उसका भी लाइट इंटेंसिटी काफी होता है। मैंने ऐसे कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन अमेजिंग फैक्ट के रूप में मतलब मैंने कहीं ऐसे पढ़ा था। अच्छा, आप अगर वो आता है ना छोटा पॉइंटर जिसमें पतली सी एकदम लाइट निकलती है,
वो पहले मिलता था। लेजर पॉइंटर। हाँ, लेजर पॉइंट, बैटरी जितना बड़ा रहता है जो। तो हाँ उसको उसको अगर धुएं वगैरह के थ्रू मारते हैं तो क्या होता है कि उसकी दूसरे साइड से लाइट बहुत कम हो जाती है, या कभी अगर बहुत ज्यादा धुआं रहेगा तो गायब भी हो जाती है। तो उसको हम लोग शायद फ्लेम के थ्रू ना पॉइंट करके देख सकते हैं कि फ्लेम उसको ब्लॉक कर रही है क्या। तो अगर ब्लॉक कर हो रही है सकता तो फिर हाँ, अगर दूसरी साइड लेजर पॉइंटर कम हो गया तो उसका मतलब है कि फ्लेम के कारण उसकी शैडो आई ना वहां पे। क्योंकि शैडो क्या है, लाइट को रोका किसी चीज ने, तो लाइट दूसरी साइड कम हो गई या बंद हो गई तो वो शैडो बन गई। तो है। जो हम अभी क्योंकि ये बात कर रहे थे ना कि उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सारी गैस जल रही है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो शैडो कास्ट करेगी। बट हमें ये पता चल जाएगा कि अगर लेजर पॉइंटर को रोक रहा है वो कोई चीज, तो मतलब उसके अंदर पार्टिकल तो हैं ऐसे जो जो बेसिकली शैडो जिनकी हो सकती है। बट क्योंकि उसके आसपास इतनी ज्यादा लाइट है कि वो शैडो वगैरह हमें दूर में दिखेगी नहीं, वो शैडो के आसपास क्योंकि बहुत सारी लाइट जलने के कारण आ रही है। तो वो डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली दूसरे सोर्स से कोई शैडो कास्ट नहीं हो रही है या सिर्फ उसके अपने कारण अपने शैडो नहीं कास्ट हो रही है। दोनों सेम चीज नहीं है ना। तो हाँ, वो ये भी हो सकता है। So I think टाइम भी हो रहा है। इट वाज ग्रेट सेशन। मुझे तो लगा काफी कुछ, मतलब जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू किए और अपने मेमोरीज या ऑब्जर्वेशन रखना शुरू किए तो इट रियली डन वेरी, मतलब मेरे लिए तो काफी कुछ ऑब्जर्व करना है एंड आई एम रियली एक्साइटेड इस वीक थोड़ा कि देखते हैं जो फ्लेम है उसको मैं मतलब उसके ये जो इमेज है वो मैं देख पाता हूँ या नहीं ना। तो शैडो को बेसिकली तो मतलब हर कोई लेट्स ऑब्जर्व इन आवर लाइफ सराउंडिंग्स, है ना, आस पास ऐसे, एंड लेट्स टेक फोटोज थ्रू आवर मोबाइल जो भी है आपके पास, एंड वीडियोस बना सकते हैं छोटा सा या कोई भी, है ना, इस तरह का क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट थिंकिंग एंड या एंड मतलब अगले वाले सेशन से विल हैव दिस डिस्कशन वाला टाइम मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल। तो मतलब थोड़ा ओपन रखते हैं और जितना लोग हम लोग शेयर करेंगे एंड थिंक वी विल ऑल लर्न मोर एंड हितेंद्र विल बी देयर फॉर हाफ ऑफ द सेशन, जो कि वो पूरा अपना जो जर्नी है फोटोग्राफी है ही विल शेयर एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके देन थैंक यू एवरीवन। और जो फीडबैक है फॉर्म वो भी आप, है ना, भर दीजिएगा ताकि हम और इसको कैसे बेहतर कर सकें। एंड आई रियली thank Vimal for coordinating all this, making posters and outreaching and all this, and Hitendra for facilitating for today's session and next 4 sessions also. प्लीज अभी आप लोग है जो अगर हो सके तो तुरंत ही फीडबैक फॉर्म अगर दे दे तो अच्छा रहेगा। इट विल टेक जस्ट 3 or 4 minutes, not more than that. And Darshan has some question उन्होंने डाला है, so let's have all this question. So question is important and we'll discuss. मैं अभी चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप ये फिर से डाल दिया हूँ जो फॉर्म है। अभी हम लोग आप भर के फिर लेफ्ट कर सकते हैं। यदि अभी बंद कर देंगे तो वो लिंक चला जाएगा आपके चैट बॉक्स पे। तो वी विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 5 minutes. एक पहल एक नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है जो सीमित संसाधनों, मार्गदर्शन, कौशल और पैसे के बावजूद छोटे शहरों एवं गांवों में समग्र और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के मिशन के साथ वर्तमान में नालंदा, बिहार में काम कर रहा है। इसे साकार करने के लिए हमने सामाजिक स्कूल की कल्पना की है और गाइड प्रोग्राम, साइंस क्लब, बुक रीडिंग सेशन जैसे कई अन्य कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी के द्वारा चला रहे हैं। इस मिशन का हिस्सा बनने और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ekpehal.in या कॉल करें 8960420105।